बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। मुल्क में इस वक्त महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की एक्सेस से जरूरियाती जिंदगी की तकरीबन हर चीज दूर होती जा रही है। ऐसे में हमने देखा कि गुज़श्ता चंद महीनों में बिजली के बिलों के हवाले से काफी बहस हुई, और आईएमएफ ने जब पाकिस्तान को एक के बाद एक कड़ी शर्त पाकिस्तान पर लगाई तो हमारे यहाँ बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। हमने प्रोटेस्ट भी देखे। उसके बाद एक खामोशी तो आई, लोगों ने कहा कि अब हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब ये नेपरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, बड़ी हैरान कन रिपोर्ट है, और इसके अंदर जो इंकशाफात किए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में बेसिकली ओवर बिलिंग के ऊपर काफी शिकायत नेपरा को मिली, जिसके ऊपर अब तहकीकात हुई, और तहकीकात के बाद ये 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अंदर नेपरा जो है वो ये बताता है कि मुल्क में जितने भी डिस्कोज हैं, जो तकसीम कार कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो बिलिंग के एतबार से जो है वो दुरुस्त काम कर रही हो। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और उसमें जो कुछ फैक्ट्स नेपरा ने इस रिपोर्ट के अंदर बताया, खासतौर पर ओवर बिलिंग को लेकर, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे जो इसकी मेजर वजह है वो मीटर रीडिंग सही ना होना है। जो बिल के ऊपर तस्वीर मीटर की आती है वो या तो मुताबिकत नहीं रखती जो बिल के ऊपर जितने यूनिट्स लिखे होते हैं, या फिर वो तस्वीर इतनी क्लियर नहीं होती, और फिर अपनी मर्जी से अंदाजों के मुताबिक जो है वो यूनिट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, और फिर कंज्यूमर को चार्ज करते हैं बिल। जो भी कंसर्न डिस्को होती है वो कंज्यूमर को चार्ज करती है। दूसरा फिर ये कि एक और जो मेजर फैक्टर इसमें ओवर बिलिंग का बताया गया रिपोर्ट में वो ये था कि 30 दिनों से ज्यादा देर के बाद जो है वो मीटर रीडिंग होती है, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन है ओवर बिलिंग की कि लोगों को, कंज्यूमर को जो 30 दिन का चार्ज करना होता है यूनिट्स के हवाले से, वो 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, तो भी कंज्यूमर को बिल जो है इस एतबार से ज्यादा आता है। और इसमें नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको सब्सिडाइज्ड बिजली मिलनी चाहिए, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं और 30 दिन से ज्यादा अरसे के बाद मीटर रीडिंग होती है, तो उनको भी वो उस कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं और उनको भी ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। और एक वजह जो है इसके अंदर वो खराब मीटर्स की, और नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 माह के अंदर 4 लाख मीटर्स को सिर्फ इसलिए ओवर बिल किया गया कि उसमें एक्सक्यूज ये था कि आपका मीटर ठीक नहीं है। फिर एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है जिसमें सेक्रेटरी एनर्जी जो है राशिद लंगड़ियाल साहब उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत अगर 900 अरब की सब्सिडी सिर्फ बिजली की मद में सार्फिन को दे रही है, तो उसमें हुकूमत अपनी जेब से 300 अरब डालती है, बाकी 600 अरब वो आपके मेरे यानी बिजली सार्फिन की जेब से लिए जाते हैं। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करके फिर ये कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ जो आईएमएफ का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसके तहत अब $70 करोड़ इम्कान इस चीज का है कि वो पाकिस्तान को रिलीज करने जा रहा है। तो ये ट्रेंच मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर होगा, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हम ये जो रोज खबर सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका मुल्क की इकोनॉमी को कैसे फायदा या नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम में इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो नेपरा की रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो इंकशाफात किए हैं, यकीनी तौर पर आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी भी होगी। अब क्या ये जो सिलसिला ये ऐसे ही चलता रहेगा, जो लोग पे कर रहे हैं उनको जो है उनको ओवर बिलिंग करके उनके ऊपर मजीद बर्डन डाल लो, या कोई मैकेनिज्म कभी तैयार होगा इस मुल्क में? देखें, एक बात तो हमें पता है कि हमारा निज़ाम जो है बिजली का, वो बड़ा डिसफंक्शनल है, तबाह हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी है, उसमें बहुत ज़्यादा नाअहली भी है, उसमें टेक्नोलॉजी का फुकदान भी है, उसमें जिस किस्म की हमारी ज़रूरियात हैं बिजली की उसके मुताबिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं बिजली के सेक्टर से। अब बात यह है कि हमने क्योंकि दो तीन बड़े मेजर काम हिस्टोरिकली किए हैं जिससे हमें अब बहुत मुश्किल आ रही है। पहला काम तो हमने ये किया था कि हमारी बिजली जो ज़्यादातर हाइड्रो बिजली बनती थी, डैमों से बिजली बनती थी, वो हमने आज से कोई 30 साल पहले ये डिसीजन लिया कि अब हम डैम नहीं बनाएंगे और हम बिजली जो है तेल से बनाएंगे।
सो ये बड़ी एक खतरनाक डिसीजन थी जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है कि आपका बिजली जो आपकी बिजली एक किस्म की इंपोर्टेड बिजली बन चुकी है। यानी कि आपने जब भी बिजली इस्तेमाल करनी होती है तो आपको डॉलर में तेल मंगाना पड़ता है, डॉलर में ही सारी इक्विपमेंट होती है। और हत्ता कि हमने जो कारखाने भी लगाए हैं वो भी फॉरेन जो इन्वेस्टर था उसको हमने डॉलर्स में गारंटी रिटर्न करके दिए हैं, और इतने ऊंचे रिटर्न्स डॉलर्स में कर दिए हैं कि वो हम इस वक्त बिजली के बिलों में आधे से ज्यादा तो वो फाइनेंशियल कॉस्ट या उनको जो इक्विटी रिटर्न्स हमने देनी है सही। कैपेसिटी चार्जेस में वो आए। सो ये बहुत बड़ी गलती हम कर चुके हैं। उसके बाद जो कहना चाहिए कि जो इमीडिएट वजह है जिसकी तरफ आप अलूड कर रहे हैं अपनी नेपरा की रिपोर्ट में, वो जी। अब ये है मामला कि जब हमने आईएमएफ के साथ एक समझौता किया, एग्रीमेंट, उसमें सर्कुलर डेट के ऊपर, बिजली का जो सर्कुलर डेट है वो भी समझने की जरूरत है जी। क्योंकि ये बिजली बहुत महंगी है। जब आप खरीदते हैं आईपीपी से तो डॉलर्स में देनी पड़ती है। डॉलर भी बड़ा महंगा हो गया जो कि 2007 में 60 रुपए का था जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो अब वो तकरीबन 285 पे आके रुका हुआ है। तो वो बिजली का बिल भी उसी तरीके से डॉलर के साथ लिंक ऊपर होता जा रहा है। बिल्कुल सो ठीक। वो बहुत महंगा जब बिजली बनती है आईपीपीस की तो वो फिर पूरी तरीके से अवाम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि अवाम की गुंजाइश ही नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है कि इतनी महंगी बिजली खरीदे। उसके साथ फिर ये है कि निज़ाम में जो प्रॉब्लम्स हैं, चोरी की लॉसेस की, ट्रांसमिशन लॉसेस, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो भी बहुत नुकसानदेह है चीज़। सो टोटल कॉस्ट जो है बिजली की वो आप रिकवर नहीं करते, वो एक किस्म का कर्जे में चले जाता है जिसको सर्कुलर डेट हम कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक। आईएमएफ प्रोग्राम में ये हमने आईएमएफ के साथ किए है कि हम ये सर्कुलर डेट कम करेंगे। अब कम जी। करने के जो तरीके हैं जो होना चाहिए वो तो ये है कि बिजली को हम एफिशिएंटली बनाएं, बड़ी सस्ती बनाएं, पानी से बनाएं रादर देन तेल से जो बनती है। तो ये चीज़ें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें अब बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बड़ा वक्त भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि फिर हम निर्ख बढ़ाएं, बिजली हम्म। के निर्ख जो सार्फिन को मिलते हैं, और उसके हमने बना दिए हैं टारगेट्स कि जी। हर महीने इतने आपने कलेक्शन करनी है। उसके नतीजे में एक फरसुदा निज़ाम जो है वो ओवर बिलिंग करता है, फिक्टिशियस बिलिंग करता है अपने टारगेट पूरे करने के लिए, ताकि हम आईएमएफ को बता सकें कि जी हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन टारगेट पूरा करने में फिर ये इस किस्म के घपले आने शुरू हो जाते हैं कि आप ओवर बिलिंग करते हैं, आप ऊपरली जो ब्रैकेट में लोगों के बिल डालते हैं ताकि उसमें ज्यादा बिल करने पड़े। सो अवाम के ऊपर वो सारा नजला जो है अब कुताइयों का, सिस्टम की कुताइयों का, वो अवाम पे पड़ रहा है। बिल्कुल और ठीक। अवाम के पास अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि ओवरऑल भी बहुत महंगाई है। सो बिजली भी महंगी है, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, तो बच्चों को पेट कैसे पालें, खाना कैसे दें, स्कूलों के ट्यूशन कैसे दें, अपनी ट्रांसपोर्ट कैसे पूरी करें। तो ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी एक जगह पे हो रही हैं, और इसके लिए आपको ऑब्वियसली जो बोझ है वो अवाम पे ही पड़ना है, कहीं से आना नहीं है। कोई आपके पास इस वक्त ऐसी चीज नहीं है कि जो तेल का खजाना आपको मिल जाए या सोने का खजाना मिल जाए तो आप ये चीजें कर सकें। लेकिन सो डॉक्टर साहब एक। अनफॉर्चुनेटली, जी जी। जी प्लीज। अनफॉर्चुनेटली ये अवाम के ऊपर ही सारा नजला गिर रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा निज़ाम जो है उसको हम दुरुस्त करने की तरफ कदम नहीं उठा रहे। फिलहाल हम अवाम से ज्यादा रिकवरी करने के चक्कर में हर किस्म के तरीके से रिकवर कर रहे हैं ताकि वो आईएमएफ का टारगेट भी पूरा हो सके।
तो डॉक्टर सो साहब, आई थिंक फिर जी। ये जो करंट इकोनॉमिक हालात हैं जिसमें लोगों के लिए दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हुई हुई है, ऐसे में आम आदमी से अगर हम इस तरह की चीजें भी दूर करते जा रहे हैं, एक बेसिक नेसेसिटी आज के दौर की बिजली, और उसको हम इतना महंगा कर देंगे कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपने ऑफिस में बात करूं, मतलब बिहाइंड द कैमरा जो कैमरामैन खड़े हैं, अगर वो 35-40 हज़ार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 10-15 हज़ार उन्होंने जो है वो घर का रेंट देना है, 10-15 हज़ार वो बिजली का बिल दे देंगे, तो वो किस तरीके से गुजारा करेंगे? तो हुकूमत क्यों इस चीज को फोकस नहीं करती, और हम बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर डाले जाते हैं बगैर किसी सोच के कि हम रिलीफ तो कोई नहीं दे रहे आवाम को। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम होता है ना, वो बहुत एक मुश्किल होता है काम उसको दुरुस्त करना। अब पाकिस्तान का निज़ाम जो है, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के जिस तरह से महकमे बने हुए हैं, जितना बड़ा फैलाव उसका है, तो हम देखते हैं कि IMF प्रोग्राम में एक शर्त है कि हमने अपने तमाम अखराजात जो हैं, सूद के अलावा तमाम अखराजात हमने टैक्सेस से पूरे करने हैं। तो अब उसका तरीका क्या क्या है? टैक्सेस में फिर ये बिजली के बिल भी इनडायरेक्टली आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी शक्ल में सर्कुलर डेट का मामला है। तो जब हम हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जाएं, उनको हम नहीं काटते, तो दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि फिर टैक्स भी ज्यादा दो, बिजली के बिल भी ज्यादा दो, हर चीज की कीमत भी ज्यादा देनी पड़ती है। सो बेसिकली अब इशू आ गया है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम जो इतना फैल चुका है, जिस तरह से हम हर गांव तक निज़ाम पहुंचा हुआ है, और उसमें अखराजात हुकूमती अखराजात होते हैं जो अवाम के बेनिफिट में बहुत कम है, बट अपने सेल्फ गवर्नमेंट के पेट पालने के लिए सारे निज़ाम है, नौकरियां हुकूमत की बनी हुई हैं। फायदा ना इकोनॉमी को होता है, ना आवाम को होता है, सर्विसेज बहुत ख़राब हैं। सो जब तक इस निज़ाम को अब हाथ नहीं डालेंगे और इस निज़ाम को हम छोटा नहीं करेंगे, इसके अखराजात कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक फिर ना तो बिजली के बिल कम होंगे, ना टैक्सेस कम होंगे, और ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। सो अब ये हम इस मामले में फंसे हुए हैं। इस सारे सिलसिले में IMF का एक प्रोग्राम है जो ये कहता है कि जी आपको हम एक विंडो देते हैं अपॉर्चुनिटी की, कि हम निज़ाम को थोड़ा सा स्टेबल कर देते हैं, और वो स्टेबिलिटी आपने देखा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सिफर पे आके वो स्टेबल होता है। जी। अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की आबादी क्योंकि बहुत यंग है, बहुत तेज़ी से लोग वर्क फोर्स में आ रहे हैं, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम करेंगे तो उसके साथ फिर आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और यूथ को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप करने जाएंगे 7-8% की इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो फिर आपको निज़ाम को ठीक किए बगैर वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। और निज़ाम को ठीक, जो पहली बात स्टेप तो ये है कि हुकूमत का साइज हमें कम करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें फोकस इन्वेस्टमेंट पे करना पड़ेगा। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो चुकी है। सो इसकी मैं एक इंडिकेशन आपको ये देता हूँ कि बांग्लादेश में जितना टैक्स कलेक्ट होता है, उसको अगर हम मेजर करते हैं टैक्स टू GDP रेशियो से, तो बांग्लादेश की टैक्स टू GDP रेशियो तकरीबन पाकिस्तान के टैक्स टू GDP रेशियो से भी कम है। बराबर, कई लोग कहते हैं बराबर है, बट उससे भी कम है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उन बांग्लादेश और पाकिस्तान में फर्क ये है कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है वो 35% है, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP 13-14% है। बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ा गैप आ चुका है हमारे में, और बाकी जो हमारे खित्ते के ममालिक जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत खराब है, क्योंकि अब हमने इकोनॉमी को तकरीबन डिफॉल्ट की लेवल पे पहुंचाया हुआ है। तो हमारा इस वक्त कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। इसमें जो सूरज की किरण है वो एक किस्म का IMF प्रोग्राम है, जो दुनिया को ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे साथ मुआहदा किया है IMF के साथ,
और वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से अब आप अपनी इकोनॉमी को भी मैनेज करेंगे, अपनी सोशल पॉलिसी को भी मैनेज करेंगे, और अपनी पॉलिटिकल तरीक़ेकार भी दुरुस्त सिमत में लेके जाएंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट का फरोग हो सके। अब बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये कैसे आएगी। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो बात बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि हमारे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई माहौल अच्छा बन रहा है, जिससे कि स्टॉक मार्केट ने खासी इंक्रीज शो की है पिछले चंद दिनों में, पर्टिकुलरली जब से आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टर का हौसला बढ़ा है, और वो बड़ा इसलिए है कि नंबर वन कि आपके पास आईएमएफ की इंडोर्समेंट है कि आप आईएमएफ के जो अहदाफ हैं वो सारे पूरे करेंगे, और आईएमएफ की जो एनवायरनमेंट है उसमें फिर आप इन्वेस्टर को ये भी यकीन दिलाते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है पाकिस्तान का जी वो भी बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब डॉक्टर साहब, इन्वेस्टर जो होता है। जी मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन एक मुझे आखिरी पॉइंट डिस्कस करना ही नेफ्रा के हवाले से भी, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये भी जो प्राइवेटाइजेशन की बात हम फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं, अभी भी एक बहस दोबारा छिड़ गई है कि अगर ये डिस्कोज अच्छे तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो सकते, हम नई चीज़ों को मैनेज कर सकते, ये अपना निज़ाम बेहतर तरीके से नहीं चला सकते, तो इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। आप चूंकि इन सारे मामला को बहुत कीनली देखते हैं, आप समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज द सॉल्यूशन, या प्राइवेटाइजेशन से एटलीस्ट चीजें को थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी सिस्टम में? देखें, इसमें अब मेन चीज ये है कि बिजली का निज़ाम जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के तहत चल रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हर चीज, गवर्नमेंट प्राइसिंग भी करती है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट भी करती है, इन्वेस्टमेंट करवाती भी है। पावर सेक्टर जो है वो टोटली एक किस्म का रेगुलेटेड सेक्टर है, और उसकी वजह ये है कि ये एक मोनोपोली है। अब मोनोपोली को जब आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महारत चाहिए, कि आपकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि आप कैसे बिजली के निज़ाम को प्राइवेटाइज करें, ताकि उसमें एक कंपटीशन भी हो, और उसमें कंज्यूमर को ऑप्शंस भी मिलें कि वो किससे बिजली लेगा और किससे बिजली नहीं लेगा, और सस्ती बिजली बनाने और डिलीवर करने का निज़ाम बनाना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसमें निज़ाम को सही करने का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। मसलन अगर बिजली का मीटर जो है वो आपका डिस्कोस के पास है, और डिस्कोस जो हैं वो मोनोपोली के तौर पे काम कर रही हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी डिस्को से आपने सारी बिजली लेनी है, तो उसको जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो वो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप एक पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को रिप्लेस करेंगे प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली से, और वो मोनोपोली जो डेफिनेटली। है वो खतरनाक भी हो सकती है। उसको फिर भी आपको फिर बहुत ज्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा, और हमें पता है कि हमारे रेगुलेटर भी बड़े कमजोर हैं, वो रेगुलेशन भी नहीं सही कर सकते। तो ये जरा मुश्किल काम है, लेकिन डूएबल काम है, ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत महारत चाहिए, बड़े एक्सपर्ट्स चाहिए। उसको हम कहते हैं कि पूरे डिस्कोर्स को आपको अनबंडल करना पड़ेगा, यानी कि जो बिजली का नेटवर्क है उसको अलग करना पड़ेगा, और बिजली उसके ऊपर जो चलती है आपके घर तक पहुंचती है, उसमें कंपटीशन पैदा करना पड़ेगा। सो ये जरा टेक्निकल बातें हो जाती हैं, बट कहने का मकसद ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से अगर की जाए, अनबंडल करके की जाए, तो उससे बेहतर और कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर गलत तरीके से कर दी जाए तो उससे वर्स काम भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा हम ये आईएमएफ के मामले को डिस्कस करते हैं। अभी एक तो गवर्नमेंट ने आईएमएफ को श्योरेंस दी है कि हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर 13.6 अरब डॉलर्स तक लेकर जाएंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर 13.6 अरब डॉलर्स तक ले जाएं? दूसरा, ये जो अब सेकंड ट्रेंच है हमारे स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, जो जिसमें 70 करोड़ डॉलर्स जो है पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है,
ये कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, मुल्की मईशत की बेहतरी में? आई थिंक इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम आईएमएफ के साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखें, और जैसे जैसे हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके मुताबिक हम आगे काम को चलाएं। और इसमें जो सारा जो रिजर्व्स का जो टारगेट है 13.67, अगर ये अगले साल का कोई टाइम लिमिट में करना है, अगले आपने 6 महीने में ये अगर टारगेट पूरा करना है, तो इसके लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्त ममालिक से। हम्म। और हमें हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ने की बहुत अशद ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा हो। अनफॉर्चुनेटली रेमिटेंसेस में आईएमएफ शो कर रही है कि वो कोई गिरावट होगी। एक्सपोर्ट्स में वो इतना कोई ज्यादा नहीं देख रहे इंक्रीज, क्योंकि ये जरा मुश्किल काम है। आसानी से नहीं होगा, और हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो competitive इस वक्त नहीं है जितना होना चाहिए। और उसके ऊपर भी बहुत बोझ डाले हुए हैं हुकूमत के टैक्सेस वगैरह ने, और हुकूमत की परमिशंस, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता जिससे वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो तीसरी जो एलिमेंट फिर रह जाता है 13.67 में, वो तो फिर आपके जो हैं, या तो आप कोई बॉन्ड इशू करें, इसके लिए आपका रिस्क अभी भी बहुत ऊंचा है। दूसरा है कि आपके दोस्त ममालिक जो हैं कोई एक्स्ट्रा पैसे दें। तो चीन के पास इस वक्त पैसे हैं जो दुनिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त चीनियों को नुकसान खासा हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स हम पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे। सो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल टारगेट होगा। और इसके लिए आपको जो पहली बात है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो जब एक मुल्क से चले जाता है तो कट्ठे चले जाता है, एकदम चले जाता है, क्योंकि जहाँ पे मुल्क का माहौल अगर ठीक नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जब आपके मुल्क का माहौल ठीक भी होता है, उसके बाद भी इन्वेस्टर जो है वापसी उसकी जरा वक्त लेती है, थोड़ा सा वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि हमें जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आती है वो तो आके वापस भी जल्दी जा सकती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंडस्ट्री चाहिए। वो इंडस्ट्रीज हमें चाहिए। उसके लिए माहौल को बहुत बेहतर करने की जरूरत है और आसान करने की जरूरत है। खौफ जो है हमारी टेररिज्म का, या लॉ एंड ऑर्डर का, या हमारे पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स हैं इनका, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मुज़िर होती हैं चीज़ें। तो इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था हमारा आईएमएफ के साथ, इसमें आईएमएफ की कंडीशंस में कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन भी थी। मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंच को तो चले हम कुछ ना कुछ करवा कर रिलीज करवा देते हैं। जो इससे अगला ट्रेंच है $1.1 बिलियन का, उससे पहले आपको लगता है कि हमें कुछ एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर में हम रिफॉर्म्स तो लेकर आ नहीं पा रहे, हम उनको बेहतर कर नहीं पा रहे। तो आपको लगता है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, इसके होते होते जिस तरह पीआईई की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है, वो प्राइवेटाइज हो सकती है? या स्टील मिल के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जो हमें उन्होंने टाइमलाइंस दी थी कि आपने बेहतरी करें और उसकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करें, बेहतरी तो हमें कहीं पर नजर नहीं आई। ना स्टील मिल में नजर आ रही है, ना पीआईए में, ना रेलवेज में। और ये जो नेपरा का सारा सिस्टम है, ये भी सबके सामने है और अब तो बुरी तरह एक्सपोज भी हो गया है। जी आई थिंक ये एक्सपेक्ट करना कि अगले 2-3 माह में कोई प्राइवेटाइज चीज हो जाएगी, तो वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन उस रास्ते पे आप डेफिनेटली चल सकते हैं, आप प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो कंक्लूड अगले प्रोग्राम में होगी, इस प्रोग्राम में उनकी कंक्लूजन नहीं होगी। सही। और जो अगली किस्त आनी है वो जो आईएमएफ की जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक तो अगली किस्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गवर्नमेंट उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देनी थी।
और उसमें फिर उन्होंने एक नया प्रोग्राम, आईएमएफ प्रोग्राम, अगले 3 साल के लिए नई गवर्नमेंट से करना है। सो ये सारा प्रोसेस जो है, ये स्मूथली अगर हो जाएगा तो फिर तो आपकी इकॉनमी, जो इस वक्त हमें मोमेंटम नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो इस वक्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो फिर बरकरार रहेगा और वो आगे चलेगा। लेकिन अगर ये प्रोग्राम मिसमैनेज हो जाता है या इलेक्शंस में कोई डिले आ जाती है, या मुल्क में पॉलिटिकल जो है अपहीवल जो है वो सबड्यू नहीं होती, और इसी तरह हम चलते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हमारी इकॉनमी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम जा सकें। फिर बिल्कुल हम इसी जो लो लेवल इक्विलिब्रियम है हमारा इस वक्त, जो ग्रोथ के बगैर है, वो होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है, उससे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जो है, उसके लिए माहौल अभी मेरे नहीं ख्याल कि हमने उसको उस हद तक बिल्कुल दुरुस्त किया है बिल्कुल ठीक। कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हो सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो स्टॉक मार्केट की आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट आ रही है और रोज हम खबर सुन रहे हैं, रोज सुबह पहली हेडलाइन होती है कि जी स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आज भी हमने 66,000, 100 इंडेक्स जो है वो 66,000 की सतह अबूर कर गया है। लेकिन हमें इसका इम्पैक्ट बाहर नजर नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट की हद तक तो चीजें हो सकता है बेहतर हों, लेकिन बाहर लोगों का ट्रस्ट जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि वो अभी भी शेकी है। इवन अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती थी, इवन ओवरसीज बहुत इन्वेस्ट करते थे उसके अंदर, वो तो बुरी तरह इस वक्त गिर गया है और उसमें चीजें बहुत अंडर वैल्यू चली गई हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के पैरेलल दीगर इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, और स्टॉक मार्केट एक अर्ली इंडिकेटर है कि इन्वेस्टर किस तरह से आगे का फोरसी करता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है कि आज मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो कल मुझे उसका रिटर्न आएगा, तो सही आएगा या नहीं आएगा। और कल जो है वो डिपेंड करता है कि आपने अपने यहाँ माहौल जो है, हर किस्म का माहौल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, ये सारी चीजें जो हैं बैलेंस में होनी चाहिए। सो अगर तो हमने देखना है कि बाकी चीजों में भी बेहतरी आए, तो ये पहली बात तो ये है कि ये स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अब सडनली कोई झटका लगे और ये गिरनी शुरू हो जाए। हमें इसको सोलिडिफाई करना है, इसको और बेहतर करना है, ताकि ये अपनी अच्छी लेवल पे पहुंचे, जो कि एक नॉर्मल इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की नॉर्मल जब इकोनॉमी चल रही होती है, तो उस वक्त जिस किस्म की वैल्यूएशन होती है, उसमें स्टॉक मार्केट को चलना चाहिए। तो अभी तो हमारी जो वैल्यूएशन है, जो हमारी पीक वैल्यूएशन से तकरीबन आधी है। सो इसका मतलब है कि इसमें खासी गुंजाइश है स्टॉक मार्केट को बिल्कुल और ऊपर जाने के। लेकिन शर्त यह है कि इसका माहौल हम सही से सही करते जाएं। बिल्कुल ठीक। अब अच्छा डॉक्टर साहब, इन्वेस्टर जो है, जी जी जी, जी, प्लीज प्लीज आप मुकम्मल करें। मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो होता है, ये शीशे की तरह होता है, बहुत जल्दी ये टूट सकता है। सो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट हो कि वो पाकिस्तान बिजनेस के लिए और पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पाकिस्तान अपने अवाम की खुशहाली के लिए तमाम अच्छी चीजें कर रहा है, और उससे माहौल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो वो हमारा जो इम्प्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी है इसको कंटिन्यू करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर ये अप्रोच भी है कि स्टॉक मार्केट उस वक्त भी बूम करती है जब रियल एस्टेट सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, और जब यहाँ से पैसा बना लिया जाता है स्टॉक मार्केट से, फिर उसको पार्क किया जाता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। आपको लगता है कि ये अप्रोच, मतलब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये ठीक है कि वाकईतन ऐसा ही हो रहा है मुल्क में? नहीं, आई थिंक देखें, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो या इंडस्ट्री में हो या सर्विसेज में हो या एग्रीकल्चर में हो,
ये सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। अगर आपका क्लाइमेट अच्छा है तो हर चीज में इन्वेस्टमेंट होगी। देखें ना, जैसे मैंने बात की कि अगर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जीडीपी के लिहाज से 35% है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जीडीपी के लिहाज से सिर्फ 14% है, तो मेन चीज तो ये है ना कि हमने 14% को 35% के पास लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। और उसको ले जाने के लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी सोशल पॉलिसीज, हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, उसको बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम 35% पे लेते हैं तो फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, आईटी में भी आएगी, इंडस्ट्री में भी आएगी, स्टॉक मार्केट में भी आएगी, तो फिर सब तरफ इन्वेस्टमेंट जरूर आएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम जिन ममालिक के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं उनमें हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं गौहर एजाज साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम चाइना से 20 अरब डॉलर की चीज़ें उनसे खरीद रहे हैं और 2 अरब की बेच रहे हैं। तो ये 18 अरब का जो है वो अंदर डेफिसिट मौजूद है। इसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है? सेकेंडली, जो डॉलर अभी 285 के अराउंड घूम रहा है, 283, 84, फिर 286, 87, मतलब 85 की ब्रैकेट में ही है, ये आपको लगता है कि यहाँ पर ही रुकेगा, या जो मार्केट में रूमर्स हैं कि डॉलर 200 के करीब आने के इम्कान है, क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है? देखें, अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। सो जब भी ये चीज़ें जब खुलती हैं तो फिर एक नया लेवल आता है इक्विलिब्रियम का। इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो जीरो ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है। और अगर हमने 7-8% या इससे भी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है तो फिर ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो तरीक़ेकार है ये मार्केट बेस्ड करना पड़ेगा। ये आईएमएफ की भी एक शर्त है कि आपने एक्सचेंज रेट को भी मार्केट बेस्ड करना है और बाकी मार्केट के तौर पे मार्केट्स को चलाना है। तो वो जब आप करेंगे तो फिर एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा और उसमें अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाते हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसकी प्रोडक्टिविटी और competitiveness बेहतर हो जाती है तो फिर हम एक सही बैलेंस की तरफ जाएंगे। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली अब हम एक किस्म की रेस के स्टार्ट में हैं और रेस अगर हमने जीतनी है तो बहुत से काम हमें करने पड़ेंगे, जिसमें प्रोडक्टिविटी, competitiveness और जो डीरेगुलेशन है वो करने की ज़रूरत है। जैसे पहले हम बात कर चुके, हुकूमत का साइज कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत का इकोनॉमिक एरियाज में जो डायरेक्ट रोल उसने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है उसको कम करना है, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आना है। तो ये बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। सो रेस के बिगिनिंग में है, अभी और बहुत काम करना बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने तफसीलन सुनी। शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।